और चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। अनुजा कपूर रहेंगी प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता रहेंगी प्रवक्ता कांग्रेस, भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है और नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, साथ ही साथ अदिति नागर लगातार बने। अदिति, ये जो लालू यादव का बयान है इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? जिस पोलराइजेशन का हम जिक्र कर रहे थे इसका क्या असर आप देख रहे हैं? जितना मुझे समझ आता है ये तो जाहिर तौर पे पोलराइजेशन की तो लगातार बयानबाजी है। कोई भी ना तो विपक्ष काम का, रिपोर्ट कार्ड का, इन तमाम चीजों का 10 साल के कामों का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है चुनाव में, ना ही सत्ता पक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड दे रही है। बयान है, मंगलसूत्र है, मटन है, मछली है, इस तरह की बयानबाजी चल रही है जो चुनाव आते आते आ जाते हैं। लेकिन अभी तक विपक्ष ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिससे मोदी या बीजेपी को फायदा होता। पर लालू प्रसाद यादव का ये बयान, ये बीजेपी को अगले 48 घंटे में फायदा देगा। जब तक नरेंद्र मोदी लव जिहाद, इसकी वोट जिहाद की बात कर रहे थे, तब तक भी पोलराइजेशन था, समझ आ रहा था। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव का ये कहना कि ये मुस्लिम को आरक्षण मिलना चाहिए, अब जो लोग हिंदू वोटर्स हैं जो घर से नहीं निकल रहे थे धूप के चक्कर में, छुट्टी के चक्कर में, अब शायद वो निकल जाए। तो कहीं ना कहीं ये बयान 48 घंटे में समझ में आ जाएगा कि ये बयान इंडिया गठबंधन को फायदा दे रहा है या ये बयान नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी को फायदा दे रहा है। क्योंकि आज देखें, आज भी कई ऐसी सीटों पर चुनाव है जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत हैं। चाहे गुजरात की बात कर लें जिस सीट से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बात कर लें 10 सीटों की उत्तर प्रदेश की। अब ये पोलराइजेशन होगा या रिवर्स पोलराइजेशन होता है मुद्दा अलग है, लेकिन अभी तक क्या था, जो हिंदू वोटर्स थे वो ये मान रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो एक वोट बैंक है वो ये मान रहा था कि 400 पार है, आ ही रहे हैं, अब वो घर से निकले, जीत भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन लालू प्रसाद के ऐसे बयान के बाद कर्नाटक में बीजेपी लगातार घेर रही थी कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को, अब एक बार लालू यादव के बयान ने और हवा दे दी है इन आरोपों को जाहिर तौर पे। और ऐसे में जब विपक्ष की तरफ से बात आती है कि हम आएंगे और मुस्लिम आरक्षण देंगे, तो फिर एक्चुअल पोलराइजेशन जो बीजेपी चाहती है वो होना शुरू हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूं अगले 48 घंटे में, ये कहना चाह रही हूं अगले 48 घंटे में ये पता लग जाएगा कि अब जो हिंदू वोटर्स है, क्योंकि अब इस बयान को आप देखिए शाम होते होते इस पर राजनीति चरम पर होगी कि अगर ये लोग आएंगे तो ये उनको ताकतवर बनाएंगे जो आपसे सब कुछ छीनना चाहते हैं। संजीव कौशिक जी, खुद ही मुद्दा क्यों हाथ में देता है विपक्ष? अच्छे से जानते हैं कि उनके ऐसे अल्फाज बीजेपी के लिए फायदे का सौदा होते हैं, फिर विपक्षी पार्टी के नेता अपने फायदे के लिए इस तरह की बात करके अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? पूजा भोजपुरी भाषा में कहावत है कि लगावेली भौजी बजावेली भौजी, ये कूद के झगड़ा छोड़ावेली भौजी। इसका मतलब ये होता है कि मीडिया की जो भूमिका भी है, लालू प्रसाद यादव एक वृद्ध आदमी है, उनको समझ में बात बहुत कम आती है, धीरे धीरे कैसे वो किस तरह से बात करते हैं सारे लोग जानते हैं। जबरदस्ती जो स्टेटमेंट दिलवाया गया है, किस परिस्थिति में आपने दिखाया, आपको एहसास हुआ होगा कि कैसे उनको। एक सेकंड संजीव जी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव वो दो ऐसे सरीखे नेता रहे जिनसे कहा जाया करता था कि राजनीति सीखनी है तो उनके जरा अंदाज को देखिए, और आप कह रहे हैं कि आज उनके मुंह से ये बात निकाली जा रही है। वो उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां वो बैठे किस चीज पे हैं, पहले ये तो देख लीजिए ना। वो चल नहीं सकते हैं आसानी से, वो बैठे हैं, बीमार आदमी हैं। उनसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया और दूसरे हाँ में हाँ, नहीं हाँ में हाँ उन्होंने मिला दी, और उसी के आधार पे अब पूरा फिजा बदलने की कोशिश होगी। ठीक है, विपक्षी पार्टी जो भी है उनके सामने उनको पकड़ना चाहिए। नुकसान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अल्टीमेटली ये बात मान रहे हैं डायरेक्टली कि इसका नुकसान होगा विपक्षी इंडिया गठबंधन में एक घटक दल के तौर पे वो भी है और उनका व्यक्तिगत ऐसा विचार है, तो फिर मान रहे हैं कि उन्होंने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं है, नुकसान नहीं होगा, तो मतलब कह दिया हवा में। मैंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के एक घटक दल के तौर पे हैं। वो ये मान लेना कि पूरे इंडिया गठबंधन की यही सोच है और उसी के आधार पे वो आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। नीति जी, देखिए, हंसने की बात है किस प्रकार से आज राहुल गांधी, माफी चाहूंगी, लालू प्रसाद यादव जी की एज फैक्टर को कैसे डिफेंड करते हुए आज विपक्ष दिख रहा है। विपक्ष का एक एक बयान सेल्फ गोल की तरफ जाता जा रहा है। केवल असुरक्षा का बोध एक रचकर, एक प्रकार से एक इल्यूजन क्रिएट करके कि संविधान की हत्या हो रही है। अरे इसी संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पे आप आरक्षण नहीं कर सकते, और वहीं लालू जी का बयान आता है कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए। इसी संविधान का संशोधन आपने किया हुआ है, और यहाँ पे एक बयान नहीं है लालू जी का। कौशिक जी, जाके देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान के सपोर्ट में आप लोग बयान दे रहे हैं, किस प्रकार से ग्लोरीफाई कर रहे हैं उनके एटॉमिक एनर्जी को। यहाँ पे बात करने में मुसलमानों की और जातिवाद में, पूजा जी, मैं आप सबसे बड़ी बात ये कि केवल जो एक पार्टी कहती थी कि ना जात में ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज वही पार्टी जातिवाद का नाम ले रही है। अगर इस देश में, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी जाति है तो वो लाभार्थियों की जाति है। सबसे बड़ी जाति है तो इस लोकतंत्र के प्रति उसके विश्वास की जाति है। भारतीय जनता पार्टी
क्यों बात करती है फिर? भारतीय आज जनता वोट जहाज की बात क्यों कर पार्टी रही ने, है? मैंने क्या बोला है कि जो लाभार्थियों की जाति है वहां पर निष्पक्ष भाव से ना जाति अखिलेश को देखा यादव क्या- गया, मैं आ रही हूँ, ना अखिलेश यादव राज्यों क्या को कुछ कह रहे हैं? देखा क्वेश्चन गया। लीजिए जरा। और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। अखिलेश जी, क्या आपकी लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से? आपको लगता है देश का पिछले 10 सालों के अंदर जो हश्र है वो बुरा हुआ है? देखिए, पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आम लोगों के जीवन को जो सुधारने का रास्ता होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो नहीं रहा सरकार का। और हम किसी चीज को देखें, आज दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है, और किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी? आपके बैंक्स ने लोन माफ किया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। आपने किसानों का लाखों रुपया नहीं माफ किया, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों रुपए माफ कर दिया। ये आप किस रास्ते देश को ले जाने का काम कर रहे हैं? और जिस देश में जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लॉ लेबर, उसकी तरफ। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आए। इस बीच अहमदाबाद में पीएम मोदी के प्रशंसकों से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जरा देखिए एक बार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी वोट डाला है। वोट डालने के बाद उन्होंने एक बच्चे से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद उन्होंने उस फोटो पर, यानी बच्चे ने एक फोटो बनाया था, उनका आकृति बनाई थी, और उस पर उन्होंने ऑटोग्राफ भी दिया। ये देखिए 9 साल का बच्चा इस वक्त यहाँ पर है, और यहाँ पर वह सुबह से खड़ा था। क्या कहेंगे, आपका नाम क्या? आपका देवर्ष पांड्या। पांड्या जी, क्या कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं थर्ड में। थर्ड में। क्या लगा, पहले बताइए। पीएम मोदी से आपने बात भी की, आपसे कुछ देर खड़े रहे, क्या हुआ बताइए? तब मैंने पूछा कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी, तो उन्होंने कहा अच्छा लगा। आपने पेंटिंग सोचा था कभी कि आपने पेंटिंग बनाया, और कभी लगा था कि मोदी जी आएंगे और आपको यहाँ पर साइन करेंगे? कभी सोचा था आपने? नहीं। तो कैसा लगा जब वो आए? आप कैसे वो देखे आपको? आप खड़े थे, कब से खड़े हैं आप? मैं 6:30 बजे से खड़े थे हम। और जब वो देखे, कैसे आप ऊपर थे, क्या क्या किया, कैसे देखा आपको उन्होंने? मैंने ना जोश जोश से बोल रहा था, और इसको पेंटिंग को ऊपर करके ऐसे पेन दिखा रहा था, तो उन्होंने आके साइन की। साइन किया उन्होंने। और क्या क्या बात की आपने, क्या बोला? मैंने और कुछ बात नहीं की, खाली ऐसा ही कहा था कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। उन्होंने खाली साइन कर दी। वो सब बोल कर रहे थे ना, इसलिए वो आगे गए। बिल्कुल। तो ये तो थोड़ा सा फट गया है, क्या करेंगे इसको? हमेशा रखेंगे ना आप तो इसको? अभी तो इसको फ्रेम बना देंगे। फ्रेम बना देंगे। बिल्कुल। ये देख रहे हैं कि पांड्या इनके पिताजी भी हैं। क्या कहेंगे? जिस तरह से जाहिर सी बात है कि हर किसी को मौका नहीं मिलता है कि जाने का, लेकिन बच्चे को मौका मिला और वह ऑटोग्राफ मिल गया बच्चे को। बहुत ही अच्छा लगा। बेटे को हर साल, पिछली बार भी आए थे, उसने भी पेंटिंग की थी, तब तो वो छोटा था, पर वो और पेंटिंग किया था, कुछ नेचुरल पेंटिंग की थी, पर उस टाइम नहीं मिल पाए थे। अभी इस बार भी कैसा हुआ कि आगे हम निशान स्कूल के पास ही खड़े थे, लेकिन सांप का नजर नहीं पड़ा, इसलिए वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो भी नहीं हो पाया। फिर बीच में खड़े तो वहाँ पे भी नहीं आए, फिर अपने पुलिसकर्मी ने वो सहयोग दिया खूब, और आगे बच्चे को खड़ा किया। और बच्चे का उत्साह मोदी सर को मिलने का इतना है, और उनकी हमेशा तारीफ भी करते रहता है कि उन्होंने काम अच्छे किए, और बहुत ही, यानी मोदी सर को एक बच्चे पे ध्यान गया तो हमारा तो उत्साह उतना रहेगा ही ना। बिल्कुल। क्योंकि 9 साल का बच्चा, जो उसको ज्ञान नहीं, या तो कह सकते हैं क्या राजनीति होती है, लेकिन उसको मोदी जी आके मिल रहे हैं। हाँ, वही है उनका हमारे प्रति जो प्रेम है, हर एक नागरिक के प्रति प्रेम है, चाहे वो एजेड हो, बीच में एजेड दादी खड़े थे, उनको जाके मिले, तो उनका हमारे प्रति इतना प्रेम है, तो जाहिर सी बात है कि हमको भी उतने उनको प्रति इतना प्रेम ही होगा। अभी तो मोदी जी ने ऑटोग्राफ दे दिया, उस क्या करेंगे फ्रेम को? बच्चे को समझाएंगे बच्चे को और यानी अभी तो मेरे को बोल रहा था ऑटोग्राफ देना पापा, अगले जब चुनाव आएगा ना 5 साल में, उसको पता भी है कि 5 साल में जब चुनाव आएगा ना तो फिर से हम आएंगे, भले ही ऑटोग्राफ दे या ना दे, पर हम पेंटिंग तो बना के आएंगे ही। बिल्कुल। ये देख रहे हैं कि ये छोटे बच्चे, 9 साल का बच्चा, जाहिर सी बात है परिवार है, और किस तरीके से एक आम परिवार वह यहाँ पर आए जब, और वह उनके पेंटिंग लेकर खड़ा था, और वह पीएम मोदी देखते हैं, नजर पड़ती है, और उनको ऑटोग्राफ देते हैं। यह वास्तव में एक उन लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत चीज है, दुर्लभ है। चलिए फिर से चर्चा की ओर वापस लौट रहे हैं। प्रियंका जी, ये कह रहे हैं कि पहले जो कांग्रेस कहा करती थी ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, आज वो कांग्रेस जात पात धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों लोगों के साथ में खड़ी है। जाति के मामले में अगर देखा जाए
प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले कहा कि मैं कौन सी जाति का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, और हनुमान जी की तक की जाति बता दी गई सरकार में। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर जाति पर कोई वोट मांग रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि कुछ ही जातियां होती हैं, सिर्फ गरीब है, अमीर है, यही सारी जातियां होती हैं। पर मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी कि आरक्षण की अगर बात होगी तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप सारे सार्वजनिक उपकरण प्रियंका, आपके जो पास उपक्रम लौटती है हूं, मैं उनको वापस बेच लौटती हूं। देंगे। अगर विपक्ष जाति पे वोट मांगता है तो भारतीय जनता पार्टी सवाल करती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष जाति पे वोट मांगता है तो सब ठीक है। नीति जी, देखिए, मुझको नहीं लगता है कि जाति पे वोट मांगना मेरी दृष्टिकोण से कहीं से भी ठीक है। आपको अगर अभी भी मोहन भागवत जी का भी बयान आया है, सबका एक ही है कि जो वंचित वर्ग है, किसी भी जाति का हो, जो वंचित वर्ग है उसकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, सामाजिक से लेके आर्थिक से लेके उनकी डेली रूटीन की, और उसको इन्होंने डिलीवर किया है। अगर आज इज्जत घर महिलाओं को दी है, करोड़ों महिलाओं को, क्या वहाँ पे महिलाओं की जाति पूछी गई है? क्या जिन घरों को छत मिली है, जिन लोगों को, क्या उनकी जाति पूछ के दिया गया है? क्या जिनको हमने प्रधानमंत्री जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं दी हैं, क्या जाति कार्ड दिए? अभी अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि मेडिसिन जन औषधि केंद्र में जाके अखिलेश जी जाके देखिए, 90% रिबेट पे मेडिसिन, वही जेनरिक मेडिसिन मिल रही हैं। आप जाके देखिए। मैं आपकी बात समझी, मुझे एक जवाब दे दीजिए बस। जी, एक चीज, एक सेकंड सबके पास वापस लौटे। जरा दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? थाने बिठा लिया, जबकि उससे ज्यादा अपराधी किस प्रवृत्ति के भाजपा के लोग खुले घूम रहे हैं। नंबर 4, एक पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा। तो देखिए, रोडमल नागर मौजूदा सांसद उनके सामने दिग्विजय सिंह, जो कि चुनावी मैदान में है मध्य प्रदेश राजगढ़ से, उनको आप सुन रहे थे और चर्चा की ओर फिर से वापस लौटती थी। अब अपना सवाल कर सकते हैं। केसरगंज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की टिकट काट के उनके बेटे को टिकट दी है। वो किस पे दी है? जाति पे दी है, परिवार पे दी है, या ये पता है कि वहां पे किसी और का होल्ड नहीं है, उनकी कोई भी छवि हो लेकिन देनी है? ये किस उस पे टिकट दी? देखिए, एक जो बेसिकली क्राइटेरिया देखा जाता है, हर पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए लड़ती है। विनेबिलिटी क्राइटेरिया इज मतलब जिताओ, इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और जहां तक एक बात है, ये कोई सत्य नहीं है कि परिवार में पिता की एक छवि है तो हर एक इंसान की वैसी छवि होगी। हर इंसान एक इंडिविजुअल कैटेगरी में आता है। उसकी क्या योग्यता है, आप उसके पिता माता से केवल उसके संस्कार जरूर मैं मानती हूँ देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको इतने उदाहरण मिलेंगे। वही कौरव एक ही वंश से, पांडव भी एक ही वंश से। पुत्र प्रचार करेगा तो पिता का प्रभाव वहां पे नहीं रहेगा। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है। प्रभाव होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 के 5 बच्चे एक जैसे होते हैं। उसी कुल से कौरव भी आए थे, उसी कुल से पांडव भी आए थे। वहीं भीष्म पितामह एक जगह कौरवों के साथ खड़े थे और वहां पे जो विदुर है वो दूसरी तरफ खड़े थे। या विभीषण को अगर आप देखेंगे, ये जितने भी हैं, आपको एक चीज देखनी है कि जब भी हम चुनाव के रणभूमि में जाते हैं, मैं सभी के पास तो लेकिन इस बीच हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। अनुजा कपूर है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, प्रियंका गुप्ता है, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट है और नीति जी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है। एक बार अनुजा जी का रुख करते हुए, अनुजा जी, लालू यादव का बयान तो आपने भी सुना, वो कह रहे हैं मुस्लिम के रिजर्वेशन की बात। सवाल ये है कि आप लोग जब ये कहते हैं कि अगर आप विपक्षी पार्टियों को वोट करते हैं तो वो वोट सीधे जिहादियों को जाएगा, आप इस बात का जिक्र करते हैं और वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इस पर क्या जवाब है? जय श्री राम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने हमेशा से ये बात कही थी, वो जब से आए हैं 2014 में उन्होंने यही कहा है और एक ही नारा लगाया, अंत्योदय। हमारे लिए अंत्योदय इंपॉर्टेंट है। कभी आज तक हम लोगों ने रिलीजन के ऊपर कभी वोट नहीं मांगा और रिलीजन पर वोट होना भी नहीं चाहिए। क्यों हो रिलीजन पर वोट? हमारे लिए जो कास्ट सिस्टम हमेशा से जो रहा है वो है ज्ञान, गरीब, युवा, अंत्योदय। और जहां पर हम लोग औरतों से रिलेटेड बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, किसने किया? तो क्या महिलाओं को भी बांटेंगे? क्या गरीबों को बांटेंगे? क्या अंत्योदय में जो आज लाभार्थियों को जो लाभ मिलना चाहिए, क्या मेरी जो बहन आज हज जाती है, क्या वो मुसलमान को हमने इसलिए ऐसे में ढूंढ कर भेजा? क्या आज आप देखिए ट्रिपल तलाक के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने सबको एक साथ, ये सड़क जहां पर आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या वहां पर ढूंढ कर बात करते हैं? जहां हम लोग वोट बैंक के लिए बात कर रहे हैं ये लोग, क्या वहां पर आज आप जब ब्लड के लिए देने जाएंगे या ब्लड किसी ने लेना है तो ये पूछा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ब्लड अलग अलग दीजिए? तो इस तरीके की राजनीति जो ये लोग कर रहे हैं, इंडी अलायंस, आज ये बहुत घातक है भारत के लिए, क्योंकि भारत की जो छवि मोदी जी लेकर आए हैं
और आज जो भारत खड़ा हुआ है पूरे विश्व पटल में, वो कहीं कभी खड़ा नहीं हुआ। आज ये जो बात करते हैं महंगाई की, अरे आप लोग इंडिया अलायंस, आप लोगों के वक्त में, कांग्रेस के वक्त में डबल डिजिट पे, जिसने 60 पर आकर, हम लोगों ने 60-80 पर आकर, जब हम लोग आए तब उस टाइम पर 60-80 पर चल रहा था इन्फ्लेशन। आज आप इतनी बातें कर रहे हैं, आज कहां खड़े हैं आप लोग? आप लोगों के लोग भागकर हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि जिन बेरोजगारों की बात आप कर रहे हैं रोजगार ढूंढने, वो भाजपा में आ रहे हैं। औरतों की इज्जत तो आप कर नहीं सकते। राधिका खेड़ा के साथ आपने क्या किया? क्योंकि वो एक हिंदू धर्म के हिसाब से उनकी आस्था, अरे आपने उनको तब रोक दिया, आप उनको अब रोक रहे हैं। किस बात की धमकी दे रहे हैं? और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रचार कीजिए। आप ही के कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी हमारे लिए प्रचार करते हैं, राहुल गांधी जी सड़क पर निकल जाते हैं और कश्मीर में जाकर बर्फ के साथ खेलकर दिखाते कि देखो आज मैं, और उसी आतंकी रास्ते से ठीक है अनुजा जी, काउंटर जवाब ले लेते हैं। प्रियंका जी, देखिए, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आज ही एक डाटा सार्वजनिक हुआ है, वो CMIE का डाटा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उसमें एक महीने, पिछले महीने में 47 लाख जॉब गई हैं और उसमें 90% लोग गांव में रहने वाले। और मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का कहीं कोई जिक्र क्यों नहीं होता? वो मिसिंग क्यों? क्या कहीं उसमें रोजगार की कोई बात लिखी हुई है? भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के पास सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कांग्रेस ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, बट हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज रोजगार आप मुस्लिम्स के रिजर्वेशन के फेवर में है कि नहीं? पहले जरा कांग्रेस एक बार ये बताए, जो बात लालू यादव कह रहे हैं, एक बार जरा बताइए, आप उसके फेवर में है कि नहीं? पार्टी रिजर्वेशन के फेवर में है तो सिर्फ इतना बता दें कि वो जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको बेचती क्यों चली जा रही है। अब मैं बात कर रही हूं, आप उस पर सवाल पूछिए, आप उस पर सवाल पूछिए, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब भी दीजिए प्रियंका जी। आप आरक्षण किस में देंगी? पकौड़ा रोजगार में, या नाले से चाय बनाने की गैस जो चाय बनेगी उस पर जो है आरक्षण देंगी? बहुत गलत। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आरक्षण आप देंगी कहाँ? प्रियंका जी, सवाल पे सवाल थोड़ी होता है, सवाल पे तो जवाब होता है, जवाब तो दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि वो आरक्षण पे कैपिंग हटाएगी, आरक्षण देगी, और जितना जिसकी हिस्सेदारी होगी, पहले तो जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद आरक्षण डिसाइड होगा। और संविधान को मानने वाली पार्टी है ये, लोकतंत्र का हनन करने वाली पार्टियां। आप इंदौर में देख लीजिए क्या किया, सूरत में देख लीजिए क्या किया, आप देखिए चंडीगढ़ में इन्होंने क्या किया, और उसके बाद अभी अभी आप देखिए गांधीनगर में भी 16 लोगों को बिठाने का क्या मकसद था। लोकतंत्र का जिस तरह से ये हनन करना चाहते हैं और संविधान को जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं, वो साफ जनता देख रही है। आज लड़ाई संविधान को बचाने की, आरक्षण को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है। इस देश में नौकरी की दरकार है, और प्रियंका जी आपका पूरा हो जाए तो मैं आपसे सवाल कर लूं। एक सवाल का मैं उम्मीद करती हूँ जवाब देंगी, आप सवाल नहीं पूछेंगी। मेरा सवाल जो पूजा अभी पूछ रही थी वो यही है कि आप लालू प्रसाद यादव के बयान से कितना इत्तेफाक रखती हैं, आपकी पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, हमारे तो मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि जातिगत जनगणना होगी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी अरे होगी, प्रियंका जी, मुसलमान आरक्षण की बात हो रही है। अरे भैया, कौन से आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं? जब मैं साफ साफ कह रही हूँ कि आरक्षण होगा इस देश में, और आरक्षण होगा जो संविधान में लिखा उसके आधार पर होगा, और आरक्षण होगा इस देश में सरकारी मेरा अपना एक आकलन ये है, मेरा अपना भुवन भास्कर जोशी जी, मेरा अपना आकलन ये है, रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम जिनको आगे बढ़ाना चाहते हैं हम उनको आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए, और किसी भी सरकार की विफलता होगी अगर रिजर्वेशन को आगे प्रमोट करते रहे। बैठ के उस आरक्षण का विरोध करते हैं। आपका ठीक है प्रियंका जी, भुवन भास्कर जोशी जी, इसका जवाब दीजिए। रिजर्वेशन का क्या मतलब ये नहीं है कि आजादी के इतने सालों बाद भी अगर हम रिजर्वेशन पे बात करें दैट मींस कि हम अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाए। आज भी दरकार इसलिए रिजर्वेशन की है, आज भी वो बराबरी जिसकी बात हम क्या करते थे वो आजादी के इतने बाद, फिर आजादी का मतलब क्या हुआ अगर हम वो बराबरी आज तक नहीं ले पाए समाज में? देखिए, पहले तो आपने आजादी पर, इस देश में जो बात आई है आज़ादी पे, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि असली आज़ादी 2014 में मिली। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान, जो देश के आज़ादी में पूरे अपना जीवन लगा दिया, उनका भी अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग करते हैं। कहते हैं कि 2014 में हमें आज़ादी मिली। अब आ जाता हूँ मैं आपके मूल विषय पे, जिस पर आप से बात पूछना चाहती है।
समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं और जाति जनगणना उसी का एक वो है कि जिससे कि आज देखिए पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने सबसे पहले अपनी जाति बताने का काम करा। उन्होंने कहा मैं ओबीसी हूँ। और जब हम पेड़ों की गिनती कर सकते हैं, जानवरों की गिनती कर सकते हैं, तो जाति इस देश का सच है। जाति की गणना क्यों नहीं हो सकती? क्या उन लोगों को अधिकार नहीं है जो अभी तक वंचित रह गए या पिछड़े रह गए, जिनको अभी तक मूल जो हमारा समाज है उसके में हम लोग मुख्य धारा में नहीं ले पाए? उनका भी अधिकार क्षेत्र बनता है। और हम ओबीसी में अगर मुसलमानों को आरक्षण मिलता है तो ठीक है, इज इट ओके विद समाजवादी पार्टी? क्या समाजवादी पार्टी इसके फेवर में है? देखिए कि ओबीसी में ही जो मुस्लिम्स हैं, मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको शामिल कर लिया जाए? पूजा जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा ये देश चलेगा संविधान से। संविधान में जो व्यवस्थाएं उसी हिसाब से चलने का काम होगा। और आरक्षण, हाँ, हमने कहा ना, जाति जनगणना होगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। गौतम अडानी भी पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर, ये तस्वीरें उनकी। हाँ जी, अब बात पूरी कीजिएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा है कि जाति जनगणना, और आज इसको आंदोलन कट्टू कट आप लोग बात क्यों नहीं करते? इतना घुमा फिरा कर पॉइंट पर आते हैं, फिर भी वो पॉइंट मिलता नहीं है। पूजा एमवाई फैक्टर है ये 10 सीटों पर। भुवन जी आप अच्छे से बताएंगे, एमवाई फैक्टर है। आज आप कैसे कट्टू कट बात कर लेंगे? आज तो जितने भी मुस्लिम और यादव वोट आपको इन 10 सीटों पे चाहिए, क्योंकि इस बार बसपा साथ नहीं है तो जाटव वोट तो मिलेगा नहीं। तो आपको मुस्लिम और यादव वोटों से ही आप यहाँ पर इनरोड्स कर पाएंगे और जहाँ पर अच्छे हैं वहाँ पर अच्छी पकड़ बनाएंगे। क्यों? तो कट्टू कट बात कैसे होगी आज? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदार पत्रकार आप है, बहुत जिम्मेदारी से कल ही रात में मैनपुरी से आया हूँ। ये चुनाव जो है परिवर्तन का चुनाव है। ये वो तो आपके लिए गलत हो जाएगा। अगर मैनपुरी में परिवर्तन हुआ तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। मैं थोड़ा सा विषय ले लूँ, मैं आपके विषय को मैं समझाना चाहता हूँ। जो देश की जो व्यवस्था है, देश की जो सत्ता है, उसके खिलाफ परिवर्तन की हवा पूरे देश में चल रही है। और 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आदरणीय मोदी जी ने जो जनता से वादे करे थे, बाद में वो जुमले हो गए और जुमले अब नई गारंटी बन के आए। सवाल का जवाब दीजिए ना, आप कहाँ अभी इनके जुमलों और उस पर जा रहे हैं? मैंने आपसे बहुत ही क्लियर कट सवाल पूछा। कर्नाटक में अगर ओबीसी के अंडर ही मुस्लिम्स को रिजर्वेशन मिलता है, आप क्या उस व्यवस्था के फेवर में हैं? क्या समाजवादी पार्टी में जाति का जनगणना और जाति के आधार पर अभी मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि क्या ओबीसी कोटे में अगर मुस्लिम्स को भी एडजस्ट किया जाए तो क्या इज इट ओके विद समाजवादी पार्टी? मैंने उसी बात को कहा, आपने मेरी बात पूरा मैडम, भारतीय जनता पार्टी। मैडम थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा। आपका सवाल इज इट ओके विद भारतीय जनता पार्टी और नॉट, वो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, मैं आपका सवाल लेकर जाऊंगी, लेकिन पहले सर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जवाब ले लूं मैं जल्दी से। सर देखिए, मैं आप पूजा जी बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, संविधान की बात करती है, लोकतंत्र की बात है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। किस प्रकार का उदाहरण चंडीगढ़ से लेकर गुजरात में आ रहे हैं, पूरे देश ने देखा। तो लोकतंत्र जाति का जनगणना से बचेगा? नहीं, निश्चित तौर पे बचेगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, पेड़ों को गिन सकते हैं, जानवरों को गिनती कर सकते हैं, जाति इस देश का सच है। क्या आप बताइए, क्या आप अपने बच्चों का एडमिशन कराओगे या अपने किसी जानकार का एडमिशन कराओगे, जाति नहीं लिखी होगी आपने? जाति आपने लिखी ना, तो जाति इस देश का सच है। क्यों नहीं उसकी गणना होगी? जब जाति पूछी जाएगी तो लिखा जाएगा। जाति को मिटा दिया जाए तो समानता आएगी ना? कहाँ जाति हट रही है? कहाँ जाति को मिटाया जाए तो समानता आएगी ना? आप नहीं मानते कि आज जो भेदभाव जिसका आप जिक्र अभी कर रहे हैं, ये जो ऊंच नीच और ये भेदभाव, जाति मिट गई तो ये सब मिट जाएगा। तभी तो इस देश के जो उसको मिटाने की वजह आप तो उस लोगों को और प्रमोट कर रहे हैं। उस बात को प्रमोट करेंगे तो जाति बनी रहेगी, जाति बनी रहेगी तो आपकी राजनीति बनी रहेगी। इस देश के संवैधानिक पद पर रहे हुए सबसे बड़े व्यक्ति। कोई रिएक्शन नीति जी, फिर मुझे जरा प्रियंका जी ने जो एक सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जोशी जी से इतना पूछना चाहूंगी, भारतीय संस्कृति में और भारतीय शास्त्रों में जाति का कहीं भी जिक्र नहीं है। धर्म जो है उसका जो है कि गुणों के आधार पे आपको वर्ण संख्या दी जाती है। ये जातिवाद का तुष्टीकरण केवल ये लोग कर रहे हैं, ये तब नहीं बोलते हैं जब सनातन को उन्मूलन की बात होती है। आज राम मंदिर का विरोध हो रहा है, राष्ट्र के विकास का विरोध हो रहा है, राष्ट्र की ताकतों का विरोध हो रहा है। तो ये राष्ट्र जो द्रोही सोच है और ये जो राम द्रोही सोच है, अरे तो इसका मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी की, आज आप बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र विरोधी सोच है, वो ओबीसी बताने का काम करती है। जैसा हमारे साथी कह रही है, जैसा हमारे साथी ने कहा है, जो जाति की बात करता है तो उसके माननीय प्रधानमंत्री जी इनके हिसाब से राष्ट्रद्रोही है। मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जाति बताई है, तो माननीय प्रधानमंत्री उनकी नजर में राष्ट्रद्रोही है? पर बात करनी हो तो आप लोग बात नहीं करते।
लड़ने भिड़ने की बात आती और है तो अगर आप एक आपको दूसरे के थोड़ी ऊपर भी- हमलावर हो थोड़ी जाते हैं। भी एक शर्मिंदगी है और लज्जा है सेकंड तो प्रियंका माफी जी, मांगिए इस अब देश आपका की सवाल महिलाओं क्या था से। मैं तब सुन नहीं पाई, क्या सवाल था? जल्दी से आपका बीजेपी से, मैं फिर जल्दी से बीजेपी की जो प्रवक्ता है उनसे जवाब लूं, लेकिन फटाफट मैं से। ये पूछना चाहती हूँ कि इनकी वैसे तो कर्नाटक में 16 साल सरकार रही पर तब इन्हें ध्यान नहीं आया। आप ये छाती पीट रहे हैं यहाँ बैठकर। उड़ीसा में इनके जो खुद के गठबंधन के साथी हैं वो कह रहे हैं कि हम तो एक देंगे सीधे मैम आरक्षण पॉइंट कर पर लो आइए मेरा ना, कुछ। जल्दी से, इतना वक्त नहीं होता, जल्दी से प्लीज अरे, मैम कम टू द पॉइंट। नहीं तो इनसे पूछिए कि ये रोजगार पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। ये हिंदू मुसलमान, आपने मीट जो और इसी टोके विद मुर्गी और बीजेपी, मेरा मछली सवाल पर जो और आपने इसी टोके विद मंगलसूत्र के बीजेपी अलावा को क्या किसी और होके चीज पूछा, पर मैं वो जाएंगे? नहीं समझ पाई। अदिति, अरे आपने सुना था कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो रोजगार पे बात करती है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वो की आपको बात जनता करती को है। समझाने की जरूरत है, अभी तो हम अलग अलग पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। प्रियंका जी, उसके लिए चुनाव प्रचार है ना, जहां पर आप ये बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस पर बात करती है। तो माफ कर देंगे। अगर 1 से लेकर 12 तक के बच्चों की शिक्षा फ्री होगी तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी में इतना दम है कि वो किसानों को एमएसपी भी दे सकती प्राइवेट है, उसका स्कूल्स को कर्ज आप भी बिल्कुल माफ कर खत्म कर सकती है। देंगे। अरे आप कांग्रेस प्रियंका से जी, प्राइवेट स्कूल्स को भी हमने खत्म कर राजस्थान देंगे। का आज शासन देखिए देखा आपका है। कैसा प्लान है। वैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात प्रियंका करती जी, है कांग्रेस राजस्थान पार्टी। का शासन झारखंड में देखा है आपने हमने देख लिया आपका। किस प्रकार से वहां नोटों पर का पहाड़ पेपर दिखाई लीक दे हुआ रहा है। है। जी का सवाल 4 लोग सवाल पूछोगे तो सुनाई कैसे देगा मुझे? मैं पूछ रही हूँ आपसे एक प्रियंका लोग जी, बोलिए। जवाब दीजिएगा। राजस्थान का शासन देखा है, वहां पर कितना महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, वहां पर कितने पेपर लीक हुए, अच्छा, आपको तो आप कर्नाटक ये में शिक्षा दिखा? की बात क्यों कर रही हैं? आपको राजस्थान ब्रजभूषण छत्तीसगढ़ में आप क्या दिखा? दिखा पाई? उसको तो पूरे विश्व ने देखा। और क्या हुआ राजस्थान में? हमने क्या क्या अपराधियों को अदिति जी, बचाया? 3000 रेप करने वाले का जिसका वीडियो उसका प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं उसके लिए, कहाँ गई आईबी इनकी, कहाँ गई सीबीआई इनकी, कहाँ गई रॉ इनकी? उसका पूरा परिवार सत्ता में है और वो खुद आज अपने बेटे का प्रचार करता घूम रहा है। तो हकीकत ये है कि दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी ना दिखा इस देश को। सिर्फ बेटे बताया का कि प्रचार तो अशोक गहलोत भी कर रहे थे। आप और कहां कब से उस कहां पर जा रही कार्रवाई हैं? होगी? उसका आज तक पासपोर्ट कैंसिल क्यों नहीं किया गया? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर वो प्रियंका भागा जी हुआ की है यहाँ आदत है से। सवाल पे सवाल करने की, जवाब नहीं देती हैं।